Hello students, today we are going to discuss some thermodynamic process. तो आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस, सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? चलो, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये हमें समझने में प्रोसेस को काफी हेल्प करेगा। ये सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन का अरेंजमेंट है, लाइक दिस। इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और पिस्टन है। इनिशियली इसके जो टेम्परेचर है वो T1 है, इसके अपने एक वॉल्यूम है V1, इसके अपने प्रेशर है अभी P1, ठीक है ना। कुछ तो प्रेशर होगा, गैसेस मॉलिक्यूल इस पे रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है, सो देयर विल बी सम प्रेशर। ओके, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, यहां से हमने कुछ हीट एनर्जी सप्लाई किया, तो ड्यू टू दिस सप्लाइंग ऑफ हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, तो हम ऐसे प्रोसेस को, ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसो मीन्स यहाँ सेम, और बैरिक मीन्स प्रेशर से रिलेटेड है, यानी कि थ्रू आउट प्रेशर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने पे इसके टेम्परेचर T1 से T2 हो गए हैं, वॉल्यूम V1 से V2 हो सकते हैं, बट प्रेशर P1 से P1 ही रह गया, ठीक है। यहां भी P1, यहां भी P1, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और जब इसके वॉल्यूम चेंज होंगे तो ये पिस्टन जो है वो थोड़ा इस तरह से ऊपर चला जाएगा, मीन्स कुछ वर्क डन होगा। तो हम लोग ये भी फाइंड करेंगे कि कितना वर्क डन हुआ, कितना इंटरनल एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या हम लोग याद रखेंगे कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो रिलेशन होता है कि PV इज इक्वल टू nRT, याद होगा आपको। P4 प्रेशर, V4 वॉल्यूम, N4 नंबर ऑफ मोल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर।
तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो देखो मैं क्या ही बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टी, ये सारा आप कांस्टेंट हो गया, मीन्स V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है। ये समझ आई चीजें? नहीं तो मैं फिर से लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हुआ क्या, अब मैं इसको अगर जैसा लिखूं कि वॉल्यूम V1 है, एन आर पी में कोई चेंज नहीं हुआ, बट इसका टेम्परेचर T1 हो गया है। जब इसके वॉल्यूम V1 से V2 हो गए तो एन आर और पी में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, T1 से T2 हो गया। क्योंकि इस प्रोसेस में P कांस्टेंट होने वाला है, एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो आप देखो रिलेट करो क्या आएगा कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट कि V1 बाई V2 T1 बाई T2 के बराबर होगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी पॉइंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, थर्ड नंबर का पॉइंट। वो क्या है कि जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है, ड्यू टू दिस हीट एनर्जी कुछ एनर्जी वर्क डन में और कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, जो हमने प्रीवियसली बात किए थे। तो देखते हैं वर्क डन कितना होगा। बताओ वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन होता था P डेल्टा V, प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ, P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखे थे कि अगर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, आप हीट सप्लाई करें और ड्यू टू दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, कुछ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ वर्क डन आप कैसे दे सकते हैं, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज आपको पता हो जाए तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन कहलाएगा। हमने इसके डेरिवेशन किए थे। तो बताओ यहाँ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से कि P तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1। तो बहुत ही आसानी से आइसोबैरिक प्रोसेस में आप वर्क डन बता सकते हैं V2 माइनस V1। प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इस प्रोसेस में होने वाला वर्क डन मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो हमें तीसरी पॉइंट वर्क डन भी पता हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, है ना, और कुछ पैरामीटर, आप ये कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है वो भी बता सकते हैं। चलिए चौथी पॉइंट, डेल्टा क्यू कैसे बताएंगे। आप अभी याद कीजिए, एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मीन्स आप हीट एनर्जी सप्लाई करें और अगर जो टेम्परेचर में चेंज पता हो तो आप बता सकते हैं कि आपने हीट एनर्जी कितना सप्लाई किया। मैं आपको कुछ पहले सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपको याद होगा, आपने पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था। यहां हमने पढ़े थे कि एम मास को डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कराने के लिए Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, जहां S
a specific heat capacity है. In the same manner, अगर n नंबर ऑफ मोल है, m के जगह पे n नंबर ऑफ मोल, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको मैं C से लिख रहा हूं, और यहां एक और स्पेशल टर्म ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स थ्रू आउट प्रोसेस प्रेशर क्या ही रहने वाला है, कांस्टेंट. तो यहां जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको एक और स्पेसिफिक नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. और अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हो रहा है तो जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया होगा उसे आप ऐसे बता सकते हैं, मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जहां एन नंबर ऑफ मोल, सीपी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, है ना सिमिलर. तो अगर मुझे T1 T2 पता हो जाए, नंबर ऑफ मोल पता हो, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पता हो, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें पता है तो डेल्टा क्यू क्या होगा. मीन्स T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एन सी पी डॉट डेल्टा टी. और यहां डेल्टा टी का मीनिंग बहुत ही क्लियर है, एन सी पी और T2 माइनस T1 हो गया. मीन्स कितना आपने हीट एनर्जी सप्लाई किए हैं वो बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनसीपी T2 माइनस T1. कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां Cp इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, एक और टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको लिखेंगे Cv. मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे. फिर देखेंगे कि यूनिट से टेम्परेचर राइज होने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगा. ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं. अब मुझे अगर वर्क डन पता हो जाए इसमें और हीट सप्लाई भी पता हो गया है, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करके कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है बता सकते हैं. कैसे? अब देखो, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखेंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा ई. तो यहां से आप डेल्टा ई बता सकते हैं और वो होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू. डेल्टा क्यू आपको पता ही है कैसे निकालना है, और वर्क डन कैसे निकालना है ये भी पता है. तो आप बता पाएंगे कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है. ठीक है, तो ये हमने 5वां नंबर का पॉइंट सीखा. ठीक है, आइए मैं इसको रफ करके कुछ और चीजें डिस्कस करता हूं. अभी तक हमने क्या क्या सीखे कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, हीट सप्लाई किया गया है और T1 T2 पता है ना कि कितना से टेम्परेचर चेंज हुआ है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ मोल क्या है, तो आप हीट सप्लाई भी बता सकते हैं. या देखिए ये फार्मूला आ गया तो कोई हो सकता है कि ये नोन हो, इसमें से कोई निकालना हो निकाल लेंगे, कौन सी बात है. और आपको अगर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है तो आप इस तरीका से एक कॉन्सेप्ट आप में बिल्डअप हो गया है, आप बता सकते हैं. ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पीवी डायग्राम क्या होगा. 6 नंबर का पॉइंट, पीवी डायग्राम. तो देखो,
दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। तो पीवी डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा तो बताइए, क्या प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं, इनिशियली कुछ वॉल्यूम था, इनिशियली कुछ वॉल्यूम थे, जीरो नहीं थे, कुछ वॉल्यूम था, देयर आर सम वॉल्यूम एंड देयर वाज सम प्रेशर, कुछ वॉल्यूम और कुछ प्रेशर थे, और धीरे धीरे ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया बट प्रेशर नहीं चेंज हुआ, मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये P4 प्रेशर, तो जो भी प्रेशर था वो कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आप को अगर जो पीवी डायग्राम बनाना हो, ठीक है, ठीक है, आसान सा काम है कि ये जो वॉल्यूम वाला एक्सेस है उसके पैरेलल लाइन जाएंगे। और हाँ, अगर जो पीवी डायग्राम गिवन हो तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपको वर्क डन मिलता है। अगर जो एरिया निकालते हैं तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन। ठीक है ना, यानी वर्क डन हो जाता है PdV। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आपको वर्क डन दे देगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात आती है स्लोप, है ना, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो आइए बताइए, स्लोप क्या होगा, बता सकते हैं आप? पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। 7th नंबर, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। पहले तो पीवी डायग्राम बना लेते हैं, पी और ये भी। तो पीवी डायग्राम तो ऐसा आया था जो वॉल्यूम वाले एक्सिस के पैरेलल है। जो इक्वेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस में, वो इक्वेशन है कुछ ऐसा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे प्रेशर क्या ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर जो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है और आपको स्लोप पूछा जाए तो इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा, dp बाय dv। ठीक है ना, इसमें स्लोप होगा क्या, dp बाय dv, और p क्या है, कांस्टेंट, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां जो स्लोप हो जाएगा वो क्या ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी ऐसे भी, देखो ये लाइन जो है वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान रखना है। पहला कि प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होने वाला है, दूसरा कि एक कांस्टेंट हो गया तो अदर में क्या रिलेशन है, तीसरा कि उस प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे, और इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ आपको निकालने का तरीका क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई कर दीजिए, फिर पीवी डायग्राम क्या होगा, है ना, और उसका स्लोप क्या होगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए इसको रफ करके एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसको रफ कर दें। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस है और जो प्रेशर है वो 5
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जो प्रेशर है वो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और वॉल्यूम इनिशियली था 0.5 मीटर क्यूब और फाइनली ये चेंज होके हो गया है 0.8 मीटर क्यूब। तो आप बताइए कि वर्क डन कितना होगा। सर हमें आता ही है, हमें तो इसमें एक ही चीज पूछा गया, वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो वर्क डन होता है, बताओ, P डेल्टा V। अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो ये लिखेंगे P डेल्टा V, और बोले तो P V2 माइनस V1। ठीक है जी, P कितना था 5 एटमॉस्फेरिक, 5 इंटू बताओ 10⁵ लिख दूं पास्कल, है ना, 1.0125 ऐसा कुछ होता था। तो चलो हमने राउंड ऑफ करके आसान बनाने के लिए ऐसा लिख दिया। ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम V2 0.8 माइनस 0.5, इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उतना जूल वर्क डन हो जाएगा। ये आपका काम है, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर बताएं T2 क्या होगा। हमें पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो बताओ क्या होने वाला है, V1 बाय V2 T1 बाय T2 के बराबर होता है। यहां T2 से फाइनल, T1 से इनिशियल का मतलब है। हमें T2 बताना था, बाकी सारी चीजों को पुट कर दीजिए। V1 कितना, तो 0.5, ठीक है जी। V2 कितना, 0.8, ठीक है। T1 कितना, 300 केल्विन, और T2 कितना, तो एक तो निकालना था। तो क्या T2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा बताओ, तो यहां से T2 हो जाएगा 300 इंटू 8/5। यहां से सोल्व करके जो भी आएगा, कितना आएगा बताओ, सोल्व भी कर लो। मैंने ठीक लिखा ना, T2 यहां चला जाएगा, तो ये 8 नीचे 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.6, यानी कि 300 इंटू 1.6 केल्विन। तो T2 हो जाएगा 48 और 00 डेसिमल, यानी कि 480 केल्विन। निकाल ली, कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे वाले प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मींस ये भी चेंज होंगे, बट जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट वॉल्यूम, V4 वॉल्यूम कांस्टेंट। दूसरा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट होने वाला है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा nR/V, ये सारा टर्म कांस्टेंट, यहां T। तो क्या लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू nR/V इंटू T1। फिर से अगर जो प्रेशर चेंज हुआ, nR/V, यानी वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर में चेंज हुआ T2, तो रिलेशन हो गया कि P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2।
ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर होगा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, इस बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इस केस में प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। चलिए, हमें दूसरी चीज मिल गई कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या? वर्क डन हम इसमें कैसे बताएं? थोड़ा सोचिए, क्या होगा वर्क डन? तो वर्क डन के लिए जो हमने फार्मूला ड्राइव किए थे वो क्या था? P डेल्टा V। पहले तो यही सीखो। वर्क डन का मीनिंग है कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं इनके प्रेशर के कारण क्या हो, ये जो पिस्टन है वो डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस होगा तभी तो बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो यहां हमने क्या देखा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि पिस्टन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। भले ये एफर्ट लगा रहे थे गैसेस मॉलिक्यूल, बट रिजल्ट में क्या मिला कि इनके एफर्ट से ये पिस्टन डिस्प्लेस नहीं हुआ है, मींस इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। तो 0 तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वर्क डन कब होता है? जब फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो। गैसेस मॉलिक्यूल ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, बट ये पिस्टन डिस्प्लेस नहीं हुआ। और यहां इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या बता सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। तो जो डेल्टा V है वो 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 होगा। मीन्स इन्होंने जो हीट एनर्जी सप्लाई किए उसके कारण कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर जब वर्क डन नहीं हुआ है और आपसे पूछा जाए कि हीट सप्लाई कितना हुआ, अब बताओ, तो वर्क डन तो नहीं हुआ, बट इसके कारण इसके टेम्परेचर में चेंजिंग हुए हैं, इसके प्रेशर में चेंजिंग हुए हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डेल्टा क्यू। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने का तरीका है, बताओ, डेल्टा क्यू। यहां डेल्टा क्यू निकालने का तरीका होगा NCV डेल्टा T। मीन्स आपने हीट सप्लाई किया और इस सैंपल ऑफ गैस का, इस गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज हुआ। तो यहां हम तरीका लगाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा T मीन्स N नंबर ऑफ मोल, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज T2 माइनस T1। यहां से जो सोल्व करके आएगा वो हीट सप्लाई आ जाएगा। तो हीट सप्लाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या होता था कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कीजिए। क्या होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, बताओ, वर्क डन प्लस में डेल्टा E। तो वर्क डन तो यहां 0 है, तो जो भी हीट सप्लाई हुआ है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो जो भी हीट सप्लाई हुआ है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर आपको हीट सप्लाई पता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पीवी डायग्राम क्या होगा। तो आइए मैं इसको रब करके बताता हूं पीवी डायग्राम क्या होगा। पीवी डायग्राम, ये 6 नंबर का पॉइंट होगा, पीवी डायग्राम। प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। अब आप बताइए क्या होने वाला है? क्या प्रेशर चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं। इनिशियली इसके कुछ वॉल्यूम थे, कुछ प्रेशर थे, और धीरे धीरे करके
इसके प्रेशर तो चेंज हुए ड्यू टू हीट सप्लाई, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, यानी कि जो प्रेशर वाला एक्सिस है उसके पैरेलल। ठीक है, तो यहां आपसे कोई पूछ ले कि वर्क डन क्या होगा, तो बताओ ये कितना एरिया नीचे, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें। 7th, स्लोप ऑफ द ग्राफ बताइए। ठीक है, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम कितना होगा स्लोप भाई, इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप तो होता है डीपी बाय डीवी। ठीक है, तो यहां जो स्लोप हो जाएगा यानी कि डीपी बाय जो डीवी हो जाएंगे वो क्या ही हो जाएंगे, इनफाइनाइट। डीवी कितना 0 ना, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आई होप आप यहां समझ गए कि इसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा और इसमें स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो हमने आज आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस को समझे हैं। अब इस पे बिल्कुल पहले जैसा न्यूमेरिकल आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको कुछ मैं न्यूमेरिकल दूंगा। ठीक है, ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।